बहू हो तो ऐसी। अरे प्रियंका सुनो, आज शाम को रितु से कह देना घर जल्दी आ जाए। और हाँ, उसे अच्छे से तैयार भी कर देना। मनोज ने ऑफिस जाते जाते दरवाजे से ही प्रियंका को आवाज़ देकर कहा। प्रियंका, अच्छा ठीक है, मैं उसे कह दूंगी मनोज। अरे हाँ, मैं शाम को ऑफिस से आते हुए रसगुल्ले भी लेता आऊँगा। और रितु से कहना ढोकले बना कर रखे, उसके ढोकले बहुत अच्छे बनते हैं। प्रियंका, अरे हाँ बाबा, हाँ सब कह दूंगी। और कुछ? हंसते हुए प्रियंका ने कहा। मनोज, और हाँ समोसे भी बना लेना। और सब तैयारी करके तुम भी समय से तैयार हो जाना। शाम 6 बजे तक वह लोग आ जाएंगे। इतना कहकर मनोज ऑफिस के लिए निकल गया। मनोज और प्रियंका खुश मिजाज दंपत्ति थे। उनकी इकलौती बेटी रितु को देखने के लिए आज लड़के वाले आ रहे हैं। और बस इसलिए ही मनोज जी थोड़ा सा चिंतित हैं और चाहते हैं कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। मनोज और प्रियंका दोनों ही नौकरी पेशा है, तो घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी तो है नहीं। अच्छा खासा खुशहाल परिवार है। एक छोटा सा घर, सब कुछ। घर के सामने ही छोटा सा बगीचा है, जहाँ अनेक रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों के पौधे हैं। यही फूल हरी घास की कालीन पर बिछकर बगीचे की शोभा में चार चांद लगा देते हैं। और साथ ही साथ मानव जाति को यह संदेश भी देते हैं कि यह संसार नश्वर है, तो फिर लड़ाई झगड़ा मेरा तेरा सब किस लिए। आज लड़के वालों के स्वागत के लिए प्रियंका ने ऑफिस से छुट्टी ले ली और अपनी लाडली डॉक्टर रितु को भी कह दिया कि वह घर जल्दी आ जाए। सुबह से ही वह काम में जुट गई। सारा घर उन्होंने शीशे जैसा चमका दिया और नाश्ते की भी सारी तैयारी कर ली। इधर अपने माता पिता की आज्ञाकारी बेटी भी शाम को जल्दी अपने घर आ गई। डॉक्टर होते हुए भी वह एक बहुत ही घरेलू लड़की है। उसे चित्रकारी करने का भी बहुत शौक है। वह रंगोली भी बहुत अच्छी बनाती है। उसे कविताएं लिखने का, अच्छा साहित्य पढ़ने का सब कुछ शौक है। और तो और डॉक्टर साहिबा को खाना बनाना भी बहुत अच्छा आता है। गाना भी उनको बहुत पसंद है। रितु समय से घर आकर अपनी माँ का हाथ बटाने लग गई। पूरा घर सजा कर उसने अपनी मम्मी को आवाज़ लगाई। मम्मी, आप एक बार आकर बाहर देख लो, सब ठीक है ना। उसकी मम्मी ने बाहर आकर देखा तो वह बहुत खुश हुई। उसने रितु का माथा चूम लिया और बोली, मेरी बिटिया सियानी हो गई, बहुत सुंदर। और इतना कहकर फिर वापस से रसोई में चली गई। इतनी देर में मनोज भी आ जाता है। वह लोग अभी बातें कर ही रहे थे कि डोर बेल बज जाती है। मनोज आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलता है। आइए आइए जी, अंदर आइए, कहते हुए मनोज मेहमानों को अंदर हॉल में लेकर आता है। फिर अपने परिवार का परिचय कराते हुए कहने लगता है, मैं मनोज, यह मेरी धर्मपत्नी प्रियंका और ये मेरी इकलौती बेटी रितु। उनके इतना कहते ही रितु ने आगे बढ़कर उन सभी को नमस्कार किया। और फिर लड़के के पिताजी ने अपने परिवार का परिचय देते हुए कहा, मैं राजेश, यह मेरी धर्मपत्नी रीना और यह हमारा इकलौता बेटा सोनू। रितु भी वहीं बैठ जाती है। हंसते हंसते राजेश जी बोले, बेटे आप क्या करते हैं। राजेश बोले थे, मैं सिटी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हूँ। रितु बोलती है। सोनू ने सवाल किया, आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं। इससे पहले कि रितु कोई जवाब देती, सोनू की माँ रीना बोली, एक डॉक्टर को चीर फाड़ के अलावा और भला क्या शौक हो सकता है। रीना की यह बात सुनकर रितु के मन को बहुत ठेस लगी। उसके माता पिता भी आहत हुए, पर मौके की नजाकत को देखते हुए उन लोगों ने चुप रहना ही मुनासिब समझा। रितु ने बहुत ही मुश्किल से अपने आप पर काबू रखते हुए कहा, जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा प्रोफेशन ही मेरा पैशन है। मैं अपने काम को पूरी तरह से समर्पित हूँ। मेरे लिए मेरा काम ही मेरी प्राथमिकता है। तभी रितु और प्रियंका नाश्ते की ट्रे लेकर आते हैं। तब राजेश जी बहुत खुश होते हैं। वह बोलते हैं, तो बिटिया एक अच्छे डॉक्टर होने के साथ साथ पाक कला में भी निपुण है। इतना कहकर वह ढोकले का एक पीस उठाते हैं और उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। सोनू भी ढोकला खाकर उसकी बहुत प्रशंसा करता है। लेकिन रीना खामोशी से बैठी थी। सभी उनके व्यवहार से थोड़ा अलग सा महसूस कर रहे थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर उनके इस व्यवहार की वजह क्या थी। अगर उनको रितु के डॉक्टर होने से कोई प्रॉब्लम थी तो उनको यह पहले ही पता था, फिर वह उसको देखने के लिए आई ही क्यों। अभी रितु और उसके माता पिता के दिमाग में इन्हीं सब सवालों की धमाचौकड़ी मची हुई थी। तभी अचानक से रीना की आवाज़ आती है, बेटा क्या आप हर वक्त जींस टॉप ही पहनती हो। रितु ने बिना विचलित हुए उत्तर दिया, जी हाँ, मैं ज़्यादातर जींस टॉप ही पहनना पसंद करती हूँ।
तभी राजेश बोलते हैं, रीना यह कैसी बात कर रही हो। रीना बोली, मैंने तो सिर्फ एक सवाल किया है, इसमें गलत क्या है। तब सोनू कहने लगा, मम्मी आप भी ना, क्या फ़र्क पड़ता है इन सब से। रीना बोली, फ़र्क पड़ता है बेटा, बहुत फ़र्क पड़ता है। लोग मुझसे सवाल करेंगे, मुझे लोगों को समझाना मुश्किल हो जाएगा, तू नहीं समझेगा इन बातों को। इतना कहकर उन्हें फिर से रितु से सवाल किया, क्या तुम कभी साड़ी नहीं पहनती हो? क्या तुम आज भी साड़ी नहीं पहन सकती थी? रितु ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, जी आंटी, आप शायद अपनी जगह सही हैं, पर मैं आप लोगों के सामने किसी भी तरह का दिखावा नहीं करना चाहती थी। बस मैं जैसी हूँ और जैसे रहती हूँ वैसा ही मैं आप लोगों के सामने आना चाहती थी, मुझे दिखावा नहीं करना था। सोनू ने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। एक दिन झूठ मूठ का दिखावा करके सामने वाले को धोखे में रखने में तो मैं भी विश्वास नहीं रखता। सोनू अभी अपना वाक्य पूरा कर ही पाया था कि रीना उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि भाई साहब, हम लोगों को इजाज़त दें, हमारा जो भी फैसला होगा 1-2 दिन में विचार करके आपको जवाब देंगे। इतना कहकर वो चले गए। कुछ ही दिनों में सब कुछ सामान्य हो गया और अब पूरा परिवार इस बात को भूल भी चुका था। लेकिन फिर कुछ ही समय बीता कि एक और रिश्ता आया। रितु के लिए पिछली बार की घटना से आहत रितु इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती थी। माँ से पूछती है, मैं साड़ी पहनूं या सूट पहनूं? उसकी माँ कहती है, नहीं, ज़रूरत नहीं बेटा, हमारी बेटी जैसी है, अगर वैसे ही किसी को पसंद है तो ही हम तेरा हाथ किसी के हाथ में देंगे, अन्यथा नहीं, कोई समझौता नहीं होगा तेरे जीवन के साथ। किसी और की छोटी मानसिकता के लिए तुझे खुद को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, हम आपके साथ हैं। और जिन लोगों की सोच इतनी छोटी हो, वो लोग तुझे भला क्या खुशी दे पाए। नहीं देनी ऐसे घर हमने बेटी। इतना कहकर उन्होंने रितु को गले से लगा लिया। वो तीनों बातें कर ही रहे थे कि डोरबेल बजी और मनोज ने दरवाज़ा खोला। सामने लड़के के माता पिता और बहन थी। आपसी परिचय के आदान प्रदान और थोड़ी औपचारिक बातचीत के बाद सभी ने नाश्ता वगैरह किया। तन्मय और तान्या और उसके मम्मी पापा को सब कुछ बहुत अच्छा लगा। तन्मय की मम्मी बोल उठी, प्रियंका जी, हमें आपकी बिटिया बहुत पसंद है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए, यदि आप लोगों को हमारा तन्मय पसंद हो तो। मनोज कहने लगा, जी यह तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि हमारी बेटी आपके घर की शोभा बने, लेकिन मैं चाहूँगा कि दोनों एकांत में बातचीत कर ले तो बेहतर होगा। जी अवश्य, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, तन्मय के पापा ने कहा। तन्मय रितु से कहता है, आप कितनी काबिल डॉक्टर हैं, फिर भी आपको घर के कामों का बहुत शौक है। रितु बोली, यदि चाहत हो तो फिर सब कुछ हो जाता है तन्मय जी। बातों ही बातों में रितु ने तन्मय से पूछा, मैं आपके घर वालों को मेरे जींस टॉप पहनने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? तब तन्मय बोला, आपका पहनावा आपके चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता। आपके पहनावे से ज़्यादा हम सभी के लिए बात मायने रखती है कि आपकी सोच कैसी है। तन्मय कहता है कि मेरे घर में मेरी छोटी बहन है, जब हम उसको नहीं पाबंदी लगाते तो आपको क्यों लगाएंगे? मैंने तो बचपन से अपने ही घर में मम्मी पापा की खुली सोच को ही देखा है। फिर तन्मय, मैंने पूछा, कि आप मेरे विषय में कुछ जानना नहीं चाहेंगी? रितु ने कहा, नहीं, आपने अभी अपनी सोच का उदाहरण मेरे सामने पहले ही दे दिया। तन्मय कहता है कि तो फिर यह रिश्ता पक्का समझें। दोनों मुस्कुरा देते हैं और घर के अंदर आ जाते हैं। दोनों को मुस्कुराता देखकर सभी खुश हो जाते हैं। तन्मय के पापा बोले, बधाई हो भाई साहब, मुंह मीठा कराइए। इसी हंसी खुशी में माहौल में रिश्ता पक्का हो जाता है और फिर कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी हो जाती है। ससुराल में सब रितु से बहुत खुश है, वह बिना कहे सबके मन की बात समझ लेती थी। उधर सोनू के माता पिता अपने बेटे के लिए किसी घरेलू किस्म की लड़की की तलाश कर रहे थे। उन्होंने अखबार में भी विवाह विज्ञापन दिया, ऑनलाइन भी सभी साइट्स पर सोनू का बायोडाटा अपलोड किया। बहुत मेहनत के बाद आखिरकार उन लोगों को अपनी पसंद की बहुत ही सुंदर, दिखने में शर्मीली, आदर्श, संस्कारी साड़ी वाली बहू मिल ही गई। उसका नाम था साक्षी। साक्षी ने ग्रेजुएशन किया था, वह एकदम घरेलू किस्म की लड़की थी। उसे साड़ी पहनना बहुत पसंद था। जब राजेश और रीना उसको देखने गए तो सिर्फ बड़े अदब से उसने सर पर पल्लू रखकर दोनों के पैर छुए। रीना तो जैसी उसकी अदा पर फिदा हो गई और कहने लगी, बहू हो तो ऐसी, मेरी तरफ से तो आज ही रिश्ता समझिए। उन्होंने कुछ भी जानने समझने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि साड़ी पहनना और सिर पर पल्लू लेकर सभी बड़ों के पैर छूना एक आदर्श भारतीय नारी के संस्कार की पहचान है। अब सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। रीना बहुत खुश थी क्योंकि उनकी साड़ी वाली बहू की तलाश जो पूरी हो गई। और बस फिर क्या था,
फ़ौरन ही सोनू और साक्षी की शादी कर दी गई। जो भी औरतें साक्षी को देखने आती रीना उनके आगे उसकी तारीफ़ों का ढिंढोरा पीटते नहीं थकती थी। रीना ने एक दिन कहा, साक्षी बेटा नाश्ते में ब्रेड रोल बना लो। तब साक्षी बोली, मम्मी जी मुझे तो ब्रेड रोल बनाना नहीं आता। अब तो रीना उसका मुंह देखती रह गई। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वह उसकी इस बात पर क्या रिएक्ट करे। फिर भी उन्होंने चुप्पी साधे रखना बेहतर समझा कि यह बाकी कामों में ज़रूर एक्सपर्ट होगी। धीरे धीरे साक्षी के रंग सभी के सामने आने लगे। उसे ढंग से घर का कोई भी काम नहीं आता था। वो रीना सिखाने की कोशिश भी करती तो साक्षी सीखना नहीं चाहती थी। उसे घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो बस बन सवर कर घूमना फिरना सैर सपाटा ये पसंद था। अब रीना को अपनी भूल का एहसास होने लगा कि साड़ी वाली बहू के चक्कर में उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, पर वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। सिवाय पछताने के उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। राजेश और सोनू का भी मन बहुत खिंचा हुआ रहता था, पर कोई उपाय न देखकर वो सभी चुप ही रहते थे, क्योंकि वो सब उनकी गलती की वजह से हुआ था। एक दिन रेखा की कुछ सखियां उनके घर पर आती हैं। वह उन सभी के सामने साक्षी की तारीफों के पुल बांध रही थी। मेरी बहू बिल्कुल अप्सरा है, देखो जहाँ आजकल की लड़कियाँ जीन्स टॉप पहनती हैं वही हमारी साक्षी आज भी साड़ी पहनती है, अपने सास ससुर के पैर छूती है। वह उसकी तारीफें करने लगी। ऐसा बोलना रीना की मजबूरी थी, क्योंकि यह उनकी इज्जत का सवाल था। समाज में ऐसा करते ही रहना कि सभी सखियां और उसकी बड़ी प्रशंसा देखने लगी। उनकी एक सहेली साधना कहने लगी, रीना तू बहुत खुशकिस्मत है जो तुझे ऐसा हीरा मिला है। तभी मीना कहने लगी, अरे रीना मुझे जलन हो रही है। एक तेरी बहू और एक मेरी बहू, न चूड़ी पहनती है न पायल न माथे पर बिंदिया। उसकी इस बात पर सभी सहेलियां हंसने लगी। तभी रीना का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। रीना ने कहा, साक्षी बेटा मैंने तुम्हें जूस लाने को कहा था, तुम नहीं लेकर आई। रीना की तरफ साक्षी कहती, मम्मा मेरी किटी पार्टी है, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ, रात का खाना बाहर ही खा कर आऊँगी। इतना कहकर वह निकल गई। रीना शर्म से धरती की तरफ नजरें गड़ाए बैठी थी। अब उसकी सहेलियाँ जो तारीफ कर रही थी वो खुसर फुसर करने लगी कि देखो कैसे झट से निकल गई। तब मीना कहती है कि तुमसे अच्छी तो मेरी बहू है, भले ही साड़ी नहीं पहनती पर ऐसा तो नहीं करती अब रीना का जैसे काटो तो खून नहीं। रीना कहती, तुम लोग बैठो मैं सबके लिए जूस लेकर आती हूँ। तब साधना कहती, नहीं रीना रहने दो, तू परेशान मत हो। इतना कहकर सब निकल जाते हैं तो रीना सोफे पर बैठ जाती है। तभी फ़ोन की घंटी बजती है और जैसे ही फ़ोन उठाती है तो आगे से आवाज़ सुनकर रीना खुश हो जाती है। हेलो रीना, तुम्हारी कोई खैर खबर नहीं। उधर से टीना बोल रही थी। कहाँ हो आजकल? रीना नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहती है, टीना तुम कहाँ रहती हो, तुम बताओ अपना। टीना बोली, अरे मोहतरमा हम आपके ही शहर में आ गए, हमारे पतिदेव का तबादला इसी शहर में हो गया है। बहुत अच्छी बात है। तीन दोनों बोली, अच्छा अब तू ये बता मुझसे मिलने कब आ रही है? रीना कहती है, ठीक है यार, कुछ परेशानियों की वजह से शादी में भी नहीं आ। टीना कहती, यार बस यूं ही है, खैर छोड़ो यह सब बातें और तुम कल लंच पर हमारे घर आ जाना। रीना ने कहा, ठीक है कल मिलते हैं। सब काम निपटाकर रीना अपनी सहेली के घर उनसे मिलने निकल जाती है। जैसे ही दोनों मिलती हैं दोनों रोने लग गई। कम से कम 30 साल के बाद आज मिली थी, जबकि बचपन में दोनों सखियां थीं। लेकिन कुछ तो दूरियां और कुछ घर परिवार की जिम्मेदारियों के चलते दोनों सखियों का आपस में कभी मिलना नहीं हो पाया। तब टीना रीना से बोलती है, चलो अंदर बैठते हैं, और कहकर दोनों के दो कमरे में चले जाते हैं। दोनों बहुत प्यार से मिलती हैं। तभी टीना की बेटी कॉलेज से आती है। टीना के गले लग जाती है, अरे मम्मी आप कल से आंटी का इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं, ज़रा हमारा भी तो इंट्रोडक्शन करवा दीजिए आंटी से। तब टीना रीना को कहती है, इनसे मिलो, ये मेरी गुड़िया रानी है, मेरी लाडली बिटिया का नाम तान्या है। टीना बोली, गुड़िया भाभी से कहो आंटी के लिए कुछ ठंडा पानी या कुछ लेकर आए। हाँ मम्मी कहकर वह चली गई। उसके जाने के बाद टीना कहती है, तेरी ना क्या बात, तो बहुत कुछ परेशान लग रही है। टीना बोली, नहीं यार कुछ भी तो नहीं। टीना कहती, तू ज़्यादा मत बन, मुझसे कुछ नहीं छुपा। तभी टीना के दो कमरे में आते ही रीतू नमस्कार करती है, रीना का अभिवादन करती है। रीना कहती, आंटी बहुत गर्मी है, ठंडा ठंडा मॉकटेल लीजिए। और जैसे ही रीना मुंह ऊपर करती है तो हक्की बक्की रह जाती है। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला। उसने टीना की तरफ देखा। टीना कहने लगी, हाँ रीना, यह रीतू है, मेरी बहू रीतू। हीरा है हीरा, हमारी बहू डॉक्टर है लेकिन तनिक भी घमंड नहीं है।
मेरा तन्मय और अपने पापा की सेहत का पूरा ख्याल रखती है। मेरी बेटी तानिया की तो सबसे अच्छी फ्रेंड है। रितु एक ही सांस में इतना सब बोलकर बोल गई। रीना ने गहरी सांस ली। इतनी देर में रितु नाश्ता लेकर आई। ब्रेड रोल, रसमलाई, ढोकला और सैंडविच। इतनी सारी चीज़ें देखकर रीना हैरान हो गई। इससे पहले वह कुछ कह पाती, टीना बोल पड़ी, यह सब हमारी रीना बहू अभी भी रितु ने परेशान थी। बनाया है। एकदम तभी टीना बहुत ने ही सवाल किया, स्वादिष्ट बोल भोजन रीना बनाती कैसी है लगी मेरी मेरी बेटी बहू? रानी। रीना अभी भी परेशान थी। एकदम तभी टीना ने सवाल किया, बोल रीना कैसी लगी मेरी बहू। रीना बोलती है, तेरी बहू सच में हीरा है। जिस हीरे को मैंने कांच समझकर ठुकरा दिया था, उसकी परख कर कर तुमने अपने घर की शोभा बढ़ा ली। इतना बोलते बोलते उसका गला भर आया। तो मौके की नज़ाकत को देखते हुए टीना ने कहा, रीना अभी तो इन बातों को भूल कर नाश्ता करो। जो हुआ ठीक हुआ। रीना बोली, हाँ टीना तू ठीक कह रही है। पिछली बातों को भूल जाने में ही सबकी भलाई है। यह शायद मेरी रूढ़िवादी सोच की ही सज़ा मुझे मिल रही है। एक झूठी शान के वशीभूत हो आज मैं इतना पछता रही हूँ। सिर्फ पहनावे पर जाकर मैं सब कुछ गवा आई। कपड़े तो तन ही ढकते हैं, गुण ढक देते हैं सारी बुराई। घर को ढक ले जो आंचल वही एक है लाखों में। फिर पहने जीन्स चाहे वह साड़ी। ना समझी है बात में अनाड़ी, ना जाओ किसी के पहनावे पर, यह बात समझ अब आई। धन्यवाद।